देखो, केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए ये जो एडटेक इंडस्ट्री है, जो ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम कोचिंग है सीधे सीधे, ये बहुत बड़ा सहारा है। ये सहारा इसलिए है क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री किसी जवान आदमी को 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी में फंसा के नहीं रखेगी तो वो आदमी सड़क पर आ जाएगा, नारे लगाएगा और रोज़गार मांगेगा। जो तुम कह रहे हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को न बेरोज़गार बोल रहे हैं और न ही रोज़गारों की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। न वो अनएम्प्लॉयड हैं न एम्प्लॉयड हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो यही हैं, उनको इस इंडस्ट्री ने बांध के रखा हुआ है। ये एक बढ़िया खेल तमाशा चल रहा है कि पहले उसके 2-3 साल लगाओ, मान लो आईआईटी की तैयारी में, 2-3 नहीं होते, अब तो 8वीं से हो जाती है ना आईआईटी की तैयारी शुरू, तो 6 साल लगाओ आईआईटी की तैयारी में। यूपीएससी का तो मतलब ही 8-10 साल, और उसके अलावा 1000 तरीके के और एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ये जो पूरी चीज़ है ये देश के युवा वर्ग को इस भ्रम में रखे रहती है कि वो कुछ सार्थक काम कर रहे हैं, और वो इसी भ्रम में पड़े पड़े 32-34 साल का हो जाता है। उसने 4 साल आईआईटी जेईई की तैयारी करी थी, उसके बाद उसने 6-8 साल या 10 साल यूपीएससी में लगाए, उसके बाद अभी वो और भी किसी चीज़ में कुछ करेगा। ऐसे करते करते वो 35 साल का हो जाता है, उसका नाश हो गया, उसके साथ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो सब कुछ हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, उसके समय का, उसके आत्मसम्मान का ह्रास हो गया। लेकिन वो कह भी नहीं पाएगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसको लगेगा कि मैं तो इतने दिनों तक तैयारी कर रहा था। तो जब सरकार, समाज और पूरी व्यवस्था रोजगार दे पाने में अक्षम हो जाती है, तब ये जो पूरा एडटेक वाला कार्यक्रम है ये फलता फूलता है। ये एडटेक वाला कार्यक्रम फलता फूलता है, और जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, उनको हीरो की तरह फिर देखा जाता है। वो तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी प्रवेश लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई आपकी अब इतनी प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी हो गई है कि लोग जानने लगे हैं आप राजनीति में आ सकते हैं। भारत की जवानी के साथ ये एक ज़बरदस्त धोखा है जो आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। यूपीएससी में 1000 से कम सीटें, 700-800, और 10-15 लाख लोग हैं जो उसमें लगे होते हैं किसी भी समय। आप जानते नहीं हो क्या आप कौन हो? आपको अपना पुराना शैक्षणिक रिकॉर्ड पता नहीं है क्या? आप कभी भी शीर्ष 20-30% में भी नहीं आए, अब आप शीर्ष 0.1% में कैसे आ जाओगे? लेकिन नहीं, इसी कोचिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक जुड़ी हुई इंडस्ट्री शुरू होती है जिसका नाम है मोटिवेशन इंडस्ट्री। और अक्सर जो कोचिंग पढ़ाने वाला होता है वही मोटिवेटर भी बन जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है ना, वो आपको बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो, तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। और फिर जिनका चयन वगैरह हो जाए उनको सम्मान पत्र दो, उनको सिंहासन पर बैठाओ, इंटरव्यू ही इंटरव्यू उनके छापो चारों तरफ, उनको हीरो बना दो बिल्कुल।
सोशल मीडिया ये सब तो कर ही देता है जल्दी से। मुझे लगता है मैं ही पीछे छूट गया। 3 ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं, तीनों में से कोई एक पास कर ले तो हो जाता है कि बढ़िया बंदा है। मैंने तीनों पास करे और कैट को तो सीधे सीधे टॉप करा था ऑल इंडिया। मेरा तो कभी कोई इंटरव्यू ही नहीं छपा। अखबार में भी कुल एक बार आया था, वो भी जब 10वीं में बोर्ड टॉप किया था। न जाने कैसे उन्होंने खबर छाप दी और फोटो डाल दी, उसके बाद से कभी कुछ आया ही नहीं। आज आपकी यूपीएससी में 400 भी रैंक आ जाती है तो पत्रकार भागे आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, वो जाएगा यूट्यूब पर, उसके 6 मिलियन व्यूज हो जाएंगे और आप वहां पे बताओगे देखो मैं बताता हूं। अरे किसी से बैंक की भी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा अगर उत्तीर्ण हो गई तो उसका पूरा जुलूस निकलता है। एक साधारण सा बैंक मैनेजर बनेगा भाई, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। और आईएएस आईपीएस भी इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि तुम उसको राजा घोषित करे दे रहे हो। इतना ही नहीं हुआ है, जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं वो बनने के बाद खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। वो ज्ञान दे रहे होते हैं, वो सुबह सुबह अपनी कोटेशंस डालते हैं जो कि महाघटिया होती हैं। तुमने अपने 8वें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, इससे तुम प्लेटो और सोक्रेटिस थोड़ी हो जाओगे। तुम्हारी क्या हैसियत है ज्ञान देने की। लेकिन अपने नाम के साथ कुछ लिखेंगे, कुछ भी नाम अपना, उसके आगे बड़ा बड़ा लिखेंगे आईपीएस, और उसमें एक वो नीला निशान लगा होगा क्योंकि आईपीएस हो, और वहाँ नीचे फिर ज्ञान की गंगा बह रही होगी। और उसको सब लाइक करने वाले और व्यू करने वाले भी कौन होंगे? यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते, बोलते हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज़ होती है? इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है इसमें 7-8 साल लगता है। पूरा एक कल्ट डेवलप कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा यूपीएससी, उसके बाद जेई और मेडिकल, और उसके बाद कुछ हद तक ये जो कैट एग्ज़ाम है इसके लिए। और भारत की जवानी इसमें बर्बाद हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। एक आदमी के जो सबसे उत्पादक प्रोडक्टिव साल होते हैं उसको वो लगा रहा है क्या करने में? जिया सराय और कठवड़िया सराय की धूल फांकने में। ये वो जगह हैं जहाँ वो मुखर्जी नगर, जहाँ पे सब यूपीएससी वाले बैठे होते हैं। बिहार की मिट्टी जवान होती है और आके मुखर्जी नगर में बैठ जाती है। और उसके आदर्श बन जाते हैं सब कोचिंग सम्राट, कह रहे ये भगवान है हमारे। ये चल क्या रहा है? क्या चाहते हो? मैं बताऊं क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि सरकारी विभागों में, सरकारी पदों पर जितना तुम काम नहीं करते हो उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा तनख्वाह हो गई है। एक के बाद एक पे कमीशन आए हैं, और जितनी तनख्वाह इस वक्त एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है उतनी उसे कहीं से नहीं मिलनी चाहिए थी। और तनख्वाह के अलावा डीए वगैरह तो होता ही है। आपके पास एक सरकारी नौकरी है तो उसमें जो आपका आउटपुट बाय इनपुट रेशियो है वो किसी भी और नौकरी से या काम से कहीं ज़्यादा है। आपको बहुत कम काम करना पड़ता है और उसके एवज में आपको बहुत अधिक पैसे और सहूलतें मिल जाती हैं, और भारत की सारी जवानी उसी पे मरी जा रही है। वही चाहिए, वही चाहिए। क्या तो पूछो, तुम जाएगा बात करो, बोलेंगे क्यों लगे हुए 7 साल से? बोलते अरे 7 ही साल तो लगाए हैं, इसके बाद 40 साल कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 7 साल की मेहनत करके अगर 40 साल का आराम मिल जाए तो बुराई क्या है? बस ये है।
और इसकी वजह से जो पूरी जॉब मार्केट है वही डिस्टॉर्टेड हो गई है, स्क्यूड हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज हैं, उसमें लोग अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको उतनी तनख्वाह मिलती है जिसके आप हकदार हैं। वो बंदा बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये 20-25 हज़ार तो मेरे लिए बहुत कम है, इतना तो किसी सरकारी ऑफिस में एक प्यून को मिल जाता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, फ्रेशर की, एक साधारण कंपनी में हो जाएगा अगर बिल्कुल, तो आज भी जो इन हैंड सरकारी स्टार्टिंग सैलरी आती है वो 20-25 हज़ार ही आती है। उसे घर वाले उसको ताना मारते हैं, बोलते हैं वो उधर बगल में वो चतुर्थ श्रेणी चपरासी बन गया है, 25 हज़ार से ज़्यादा तो वो कमाता है, और बाकी अफसरों के साथ बड़े बड़े लाल बत्ती में घूमता है, ठाठ हैं उसके, बड़े बड़े सेठों को वो दफ्तर के दरवाजे पे रोक सकता है। प्यून है तो क्या हुआ? तो जब चपरासी की भर्ती का भी निकलता है तो उसमें पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब पढ़ते नहीं हो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के पद आए हैं कुछ, और उसके लिए 10,000 एमटेक, 90,000 बीटेक और 5,000 पीएचडी ने अप्लाई करा। और ये जो इतने सारे बीटेक वगैरह अप्लाई करें हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल रही थी, मिल रही थी, पर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी का सरकारी अय्याशी से क्या मुकाबला? मुकाबला ही नहीं है। और तुम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स के पास जाओ जिन्हें हायरिंग करनी है, वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ये लड़के काम करने को तैयार नहीं है। बोलते हैं 5 साल बेरोजगार बैठ लेंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करेंगे। कहे क्यों नहीं काम करोगे? क्योंकि वहां काम करना होता है, हम काम वहां करते हैं जहां काम नहीं करना होता है। अरे हमें ही हायरिंग करनी, हमें नहीं लोग मिल रहे। कल यहां पे बाहर इतना बड़ा हमारे शुभंकर ने स्टैंड ही लगाया, अरे आ जाओ संस्था में काम कर लो। बोला 2 आवेदन आए हैं। ये सब आचार्य जी के बोलते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। वहां पे लगी हुई है स्टैंड ही, आ जाओ, तो नहीं आएंगे। क्यों? इतने कम पैसे में कौन आता है? तो ये जो सरकारी कल्ट है, इसने इकोनॉमी को, जॉब मार्केट, सबको एकदम स्क्यूड कर दिया है, टोटली डिस्टॉर्टेड। और इस पूरे खेल में ये सब प्लेयर्स हैं। सरकार एक प्लेयर है, एडटेक इंडस्ट्री प्लेयर है, कोचिंग वाले सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, ये जो आईएएस आईपीएस बन करके अपनी फैंडम फैला रहे हैं वो भी उसमें एक प्लेयर है। कुल मिलाकर के इसका खामियाजा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी जनसंख्या भुगत रही है। एक सिटाडेल बना दिया, एक दुर्ग बना दिया गया है सरकारी, ठीक है ना। और उस दुर्ग के अंदर जो है वो एक वर्ग है और बाकी जनसंख्या एक अलग वर्ग है। सरकार एक अलग वर्ग है और बाकी जनसंख्या अलग वर्ग है। बाकी जनसंख्या का काम है दब के रहना, और जो सरकार के दुर्ग के अंदर हैं, उस फोर्ट के अंदर हैं, उनका काम है दबा के रखना। नीचे वालों का काम है कम पैसे में मेहनत करते रहना, और उन ऊपर वालों का काम है खूब पैसा लेना और कुछ न करना। ये समाज में 2 विभाजन, 2 वर्ग बनाए गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट क्लास डिवीजन है और कुछ नहीं। 2 वर्ग बना दिए गए हैं। एक का काम है शोषण करना, वो सरकारी वर्ग है, और दूसरा वर्ग का काम है शोषित होते रहना। और एंट्रेंस एग्जाम इन दोनों वर्गों के बीच की सीढ़ी है। तो तुम पाते हो कि पूरा भारत उस सीढ़ी के नीचे जमा हो गया है ताकि वो शोषित वर्ग से शोषक वर्ग की ओर जा सके। ये चल रहा है। समझ में आ रही बात? एक ऊपर का वर्ग है, उसका क्या काम है? शोषण करना, वो सरकारी वर्ग है। वो बिना कुछ करे ही खूब उनको मिलता है। पहले तो सैलरी खूब मिलती है, और जो ऊपरी कमाई है उसका तो कुछ कहना ही नहीं। और एक नीचे वाला वर्ग है, जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता, ना पैसे मिलते, ना मान सम्मान मिलता, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलती। वो बेचारे ऐसे हैं, उनको कोई बाप अपनी लड़की देना नहीं चाहता। क्या कहते? प्राइवेट में किसी लाला के यहां नौकरी करता, इसको कौन लड़की देगा? छी। लोग कहते हैं आचार्य जी आप अपनी संस्था में सब कुंवारे ही रखते हैं क्या? तो रखते नहीं हैं।
इनको मिलती नहीं। देवियों को भी सब सरकारी वाले ही चाहिए।